दोस्तों आज की क्लास में हम बात करेंगे एरिया वेक्टर की। लास्ट क्लास में हमने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से और एक्सियल लाइन पर किसी पॉइंट पर। तो आज जो हम पढ़ेंगे एरिया वेक्टर के बारे में। आपने अभी तक आज से पहले जब आप 12th क्लास में आने से पहले एरिया को आप हमेशा एरिया ही पढ़ते थे, यानी कि अगर मैंने बोला आपको स्क्वायर का एरिया क्या है, मान लो कोई स्क्वायर और जिसकी साइड एल है, लेट से यहां पर मैंने एक स्क्वायर आपको दिया और बोला कि इसका एरिया क्या है, इसकी साइड एल है, इसकी साइड एल है, तो आपने एरिया बताया सर इसका एरिया हो जाएगा एल स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैंने आपको एक रेक्टेंगल दे दिया, लेट से ये एल है और ये है बी, तो आपसे पूछा कि इसका एरिया क्या, तो आप बोलोगे सर एरिया जो है इसका एल इंटू बी, ये हो गया। तो अभी तक आपने एरिया जो पढ़ा वो बेसिकली एरिया का मैग्नीट्यूड पढ़ा। ये सारी चीजें जो पढ़ी आपने अभी तक बेसिकली वो सब क्या पढ़ा आपने, मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ा। पर यहां पर हम ये क्या पढ़ रहे हैं, एरिया जो है वेक्टर, एरिया वेक्टर। यहां पर हम एरिया जो है एज ए वेक्टर क्वांटिटी देखने वाले हैं। तो यानी कि जब एरिया वेक्टर एज ए वेक्टर क्वांटिटी देखेंगे तो इसका क्या मीनिंग है ये समझना है। लेट्स से हमारे पास जो है मान लो ये जो है हमारा ये x है, ये y है और ये हमारा z है। ठीक है जी, यहां पर आपको ध्यान से दिख रहा होगा। अगर मैंने आपको बोला कि इसको थोड़ा सा, इसको चलो इस तरह से नहीं बनाते, इसको क्यूब के तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, उसमें इमेजिनेशन काफी अच्छा बनता है। मान लो ये हमारा एक क्यूब है और इसमें आप देख रहे हो कि ये जो डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ करी है, ये लेट से ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और यहां पर ये जेड एक्सिस है। उम्मीद करता हूं इस डायग्राम को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक प्लेन बनाता ना तो आपको समझ में नहीं आता। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने बोला लेट से कि यहां पर आप देखो ये नीचे वाला एक एरिया, यहां पर आपको एक एरिया दिख रहा है। आप कहोगे हाँ सर दिख तो रहा है ये एरिया। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो एरिया है ये कौन से प्लेन में है, तो आप बोलोगे सर ये तो एक्स और वाई प्लेन में है। कौन से प्लेन में है भाई ये, सर आप जो है ये जो एरिया बनाए हो वो एक्स वाई प्लेन में है। बिल्कुल बारीकी से समझेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं है भाई। तो एक्स वाई प्लेन में है और लेट से इस स्क्वायर की ये जो क्यूब है, इस क्यूब की जो साइड है, लेट से मैंने बोला ये एल है, तो ये भी एल हो जाएगा क्योंकि क्या है ये क्यूब है। तो अगर मैंने आपसे बोला एक्स वाई प्लेन में एरिया बताओ, तो आप बोलोगे सर एरिया जो है अगर मैं एक्स वाई प्लेन की बात करता हूं तो वो एरिया हो जाएगा एल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहां पर हमने जो है बात करी है इसके मैग्नीट्यूड की, लेकिन हम यहां पर बात करेंगे इसके वेक्टर फॉर्म की। तो जब भी हम वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे तो अब इसको ध्यान से समझेंगे। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में समझने की कोशिश करता हूं तो आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है, लेट से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इस तरह से आपने पढ़ा है एरिया, है ना। एरिया जब हम बेसिकली जब हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं ए क्रॉस बी तो आप इस तरह से पढ़ते हो। तो यहां पर भी आप ध्यान से देखो, जब इसके एरिया का जैसे कि ये वाला एल हो गया, ये साइड एक एल हो गई, एक ये साइड एल हो गई, तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं तो ए क्रॉस बी ये किसके इक्वल होता है, ये तीसरा वेक्टर होता है सी के इक्वल, है ना। लेट्स से कि यहां पर वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है,
तो आप क्या करते हो, जब वेक्टर ए क्रॉस बी करते हो तो आपको एक तीसरा वेक्टर मिलता है जो इनके परपेंडिकुलर बनता है। सिमिलरली यहां पर अगर मैं बात करूं ये एल, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं भाई ये वाला एल है, एक तो एक वेक्टर ये बन रहा है, एक वेक्टर आपका ये बन रहा है। तो अगर ए इस वाले वेक्टर की मल्टीप्लाई इससे करूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, तो जो थंब होता है वो डायरेक्शन देता है हमें रिजल्टेंट की। तो जब मैंने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो हमें जो डायरेक्शन मिली वो जेड डायरेक्शन में मिली। सिमिलरली अगर मैं एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूं, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ, तो थंब की डायरेक्शन नेगेटिव जेड एक्सिस में चली गई। तो यहां से यह बात पता चली कि भाई अगर मुझे इस एरिया को किसमें लिखना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, मैग्नीट्यूड तो लिखूंगा ही लिखूंगा, लेकिन साथ में इसके अंदर एक यूनिट वेक्टर और जोड़ूंगा। और ये जो यूनिट वेक्टर आएगा, ये यूनिट वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में चला जाएगा, के कैप के डायरेक्शन में। तो यहां पर एल स्क्वायर के कैप, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एल स्क्वायर के कैप माइनस में। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। तो यहां पर बेसिकली ये जो एरिया वेक्टर है, हम जो पढ़ रहे हैं एरिया का मैग्नीट्यूड और उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो जब भी आप एरिया वेक्टर पढ़ते हो तो एरिया का मैग्नीट्यूड और साथ में यूनिट वेक्टर, और ये यूनिट वेक्टर आप देख रहे हो इस एरिया के क्या है, परपेंडिकुलर। ये यूनिट वेक्टर इस एरिया के क्या है भाई, परपेंडिकुलर है। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई। ये है आपका एरिया वेक्टर। अब ये जो एरिया वेक्टर होता है, हम जो है अलग अलग सरफेसेस के लिए एरिया वेक्टर को पढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें से कौन सी डायरेक्शन ले, हम इन दोनों में से कौन सी डायरेक्शन जो है एरिया वेक्टर के लिए लेते हैं। लेट्स से हम जो है यहां पर कुछ सरफेसेस पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्लेन सरफेस के लिए। कौन से सरफेस के लिए जी, प्लेन सरफेस के लिए। प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस का मतलब क्या है, प्लेन सरफेस का मतलब है जैसे कि मान लो ये कोई प्लेन सरफेस मैंने बनाया था अभी, जैसे कि क्यूब के लिए बनाया था, लेट्स से ये प्लेन सरफेस है। इस प्लेन सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा, लेट्स से एरिया वेक्टर है, ये मोड ऑफ ए है और साथ में एक जो है कैप आ गया। ये नॉर्मल क्या होगा, जैसे कि इन दोनों एरिया के परपेंडिकुलर, ये यूनिट वेक्टर था। सिमिलरली ये एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, इस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेना है। तो प्लेन सरफेस के लिए या तो आप इसको इस तरह से ले सकते हो ऊपर की तरफ, या फिर आप इसको नीचे की तरफ ले सकते हो। मतलब कि प्लेन एरिया के केस में, मतलब प्लेन सरफेस के केस में आप जो है एरिया वेक्टर दोनों साइड ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मेरे पास एक प्लेन सरफेस है, मान लो मैं एक पेपर लेकर के आता हूं भाई, लेट्स से कि मेरे पास ये प्लेन पेपर है ना, तो ये प्लेन सरफेस है। अब इसका वेक्टर आप इस साइड डायरेक्शन में भी देख सकते हो और इस प्लेन सरफेस का वेक्टर आप इस डायरेक्शन में भी देख सकते हो। तो दोनों ही केस में आप दोनों तरह से आप देख सकते हो। लेकिन जब भी आप इसको सॉल्व करोगे, अगर आपने एक बार डायरेक्शन चूज कर ली, लेट से आपने राइट डायरेक्शन चूज करी एरिया की, तो आपको फिर एरिया की वही डायरेक्शन लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है जी, जंप नहीं करना है। तो प्लेन सरफेसेस के केस में एरिया वेक्टर के अंदर जो यूनिट वेक्टर होता है वो दोनों साइड हो सकता है, अप भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता है। ये तो अप और डाउन का केस है। लेकिन अगर एरिया कुछ इस तरह का होता तो आप बोलते सर एरिया इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, और आप बोलते सर एरिया जो है इसके पीछे भी हो सकता है, आप जो है इस डायरेक्शन में भी ले सकते थे, है ना। तो यानी कि एरिया वेक्टर यहां पर राइट साइड में भी है और लेफ्ट साइड में भी है, यानी कि ये दोनों साइड हो सकता है। बट आपने अगर एक बार डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे राइट साइड जाकर के कैलकुलेशन करनी है, तो आपको फिर एक बार फिर वही उसी को लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सिमिलरली यहां पर भी ये एन कैप है, ये एन कैप है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई। तो ये था प्लेन सरफेस। अब ये प्लेन सरफेस है, एक और सरफेस हम देखेंगे। अगर हम बात करें सेकंड सरफेस की, सेकंड सरफेस क्या होगा, प्लेन सरफेस होगा लेकिन ये कर्व सरफेस होगा, प्लेन सरफेस होगा
या फिर ऐसा लिख लेते हैं, कर्व सरफेस होगा, कर्व सरफेस, प्लेन नहीं होगा ये, कर्व सरफेस, और ये कैसा होगा, ओपन होगा। कैसा होगा भाई, ओपन होगा, ओपन, ओपन सरफेस। यानी कि आपने देखा होगा जैसे आपकी वो जो डिश होती है ना, जो डिश टीवी की जो छतरी होती है, कुछ इस तरह की होती है वो, अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह की बनी हुई होती है, कुछ इस तरह की बनी होती है। तो ऐसे कर्व सरफेसेस में हमेशा जो एरिया वेक्टर होगा आउटवर्ड होगा। यहां पर जो एरिया का जो यूनिट वेक्टर होगा ये ऑलवेज क्या होगा, आउटवर्ड होगा, ऑलवेज आउटवर्ड। ठीक है जी, ये याद रखना है। कर्व सरफेस में जैसे कि मान लो ये जैसे कि मान लो ये पानी की बोतल है और ये कर्व सरफेस है, तो इस कर्व सरफेस के एरिया का जो वेक्टर होगा वो हमेशा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा। तो कर्व सरफेस की बात हो रही है, लेकिन यहां पर जो सरफेस है वो कैसा है, ओपन है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। इसके बाद बात करते हैं तीसरा सरफेस। तीसरा सरफेस क्या है आपका, कर्व सरफेस है, लेकिन सरफेस कैसा है, क्लोज्ड है, या फिर आप सीधा सीधा बोल दो क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस में ये ध्यान रखना है, क्लोज्ड सरफेस में जो एरिया वेक्टर बनेगा वो हमेशा आपका जो है परपेंडिकुलर बनेगा और आउटवर्ड बनेगा। कुछ इस तरह से आपको समझना है। मान लो मेरे पास कोई क्यूब है और ये क्लोज्ड है, बिल्कुल कैसी है भाई, क्लोज्ड है। तो इस केस में जो आपका एरिया वेक्टर आएगा वो क्लोज सरफेस से बाहर की तरफ बनेगा हमेशा। इस डायरेक्शन में देखेंगे तो एरिया वेक्टर का यूनिट वेक्टर यहां आ गया, इस डायरेक्शन में देखेंगे तो बाहर की तरफ आ गया। ठीक है, नीचे देखा तो इसके ऊपर बाहर की तरफ आ गया। तो यानी कि जो क्यूब है उसके बाहर बनेंगे सारे एरिया वेक्टर, अंदर की तरफ नहीं बनेगा। जैसे मान लो ये हो गया। दूसरा एक केस हो गया, मान लो आपके पास कोई स्फीयर है, ये स्फीयर है। इस केस में जितने भी एरिया वेक्टर बनेंगे वो सरफेस के हमेशा क्या बनेंगे, परपेंडिकुलर होंगे और बाहर की तरफ ही होंगे। ये भी क्लोज सरफेस है, ये भी कैसा सरफेस है भाई, क्लोज्ड सरफेस है। इस तरह से आपको ये समझना है। ये सारे एरिया वेक्टर मैंने बनाए हैं भाई। ये स्फीयर है, ये क्यूब है, तो क्यूब में भी आपको पता चल गया और स्फीयर में भी पता चल गया। एक और केस, एक और इसमें डायग्राम बना लेते हैं क्लोज सरफेस में ही। क्लोज सरफेस में भी एक डायग्राम और बना लेते हैं। मान लो सिलेंड्रिकल सरफेस है, अगर इस सरफेस, ये सारा क्लोज्ड है, इस सरफेस की बात करते हैं एरिया वेक्टर इधर आ जाएगा, इस सरफेस की बात करें तो इधर आ जाएगा। ये जो है आपका ये सिलेंड्रिकल सरफेस है, सिलेंड्रिकल सरफेस। तो इस सरफेस पर भी कहीं पर भी देखें तो एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। सिमिलरली यहां पर भी, ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, मैंने इसको वर्टिकली रखा, तो आप ये देख रहे हो एरिया वेक्टर इस तरह से बना देना है। उम्मीद करता हूं ये तीनों चीजें आपको समझ में आई कि प्लेन सरफेस में जब एरिया वेक्टर बनाएंगे तो कैसा बनेगा, और जो है कर्व सरफेस यानी कि जो ओपन होगा वो उस केस में कैसा बनेगा। और क्लोज सरफेस, बेसिकली ये ओपन सरफेस है, यहाँ पर जो कर्व सरफेस है ओपन है, और इस प्लेन सरफेस को भी अगर हम देखें तो ये भी एक तरह से ओपन ही है। ठीक है भाई, तो यानी कि ओपन में दो हो गए, एक तो प्लेन सरफेस हो गया, दूसरा कर्व सरफेस हो गया। और क्लोज्ड में मैंने तीन डायग्राम बनाया, क्यूब वाला डायग्राम बनाया, एक जो है आपका सिलेंडर का डायग्राम बनाया, और एक बनाया है मैंने सिलेंड्रिकल सरफेस का, मतलब सिलेंड्रिकल बॉडी का। तो तीनों ही केसेस में आपको ये पता चला कि एरिया वेक्टर आपको किस तरह से ड्रॉ करना है। ठीक है, ये एरिया का यूनिट वेक्टर है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, कुछ किताबों में ऐसा भी लिखा हुआ होगा ऐसे, या फिर मैं एन कैप डायरेक्ट लिख सकता था, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि सर जी आपने ए कैप बनाया है, एन नॉर्मल बनाया है, वो मीनिंग है उसका। ये समझ लेना है कि जो एन कैप है बेसिकली यूनिट वेक्टर है नॉर्मल डायरेक्शन में, है ना,
और ए कैप क्या है, एरिया का यूनिट वेक्टर। और मैं यहां साथ साथ बोल ही रहा हूं कि ये जो एरिया वेक्टर है इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये जो एरिया वेक्टर है यूनिट वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो है ये सारे नॉर्मल ही, ये सारे क्या है, नॉर्मल ही है, इसलिए मैंने एन कैप नहीं बनाया, एरिया का यूनिट वेक्टर बनाया है, उससे कंफ्यूजन में नहीं आना है। क्लियर है भाई? तो उम्मीद करता हूं ये आपको एरिया वेक्टर यहां पर अच्छे से क्लियर हुआ। आगे बात करते हैं एरिया वेक्टर में ही एक छोटा सा और टॉपिक है बेसिकली, यानी कि आप पढ़ोगे स्मॉल एरिया। स्मॉल एरिया, अब ये स्मॉल एरिया क्या है? स्मॉल एरिया का मतलब है, या तो आप जब भी एरिया को हम लिखते हैं या बुक्स में अगर आप देखोगे तो एरिया को या तो ए से डिनोट किया होगा या एस से डिनोट किया होगा। अगर मैं स्मॉल एरिया की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? स्मॉल एरिया की, तो आप बुक्स में इसको देखोगे या तो डी ए से डिनोट किया होगा या फिर डी एस से डिनोट किया होगा, ये आपको समझना है। और ये दोनों ही कैसी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डीए के लिए कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, डीए और इसका जो है यूनिट वेक्टर होगा। सिमिलरली डीएस की बात करेंगे तो डीएस का जो मैग्नीट्यूड हो गया और इसका ये यूनिट वेक्टर हो गया। अब इनका जो मीनिंग है, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड। ये मैंने अभी आपको बताया ही है, ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन। और ये जो डायरेक्शन है बेसिकली एरिया के क्या होगी? परपेंडिकुलर। जो एरिया है आपका उसके क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ये आपको समझना है। सिमिलरली ये डीएस भी यही है भाई, ये आपका बेसिकली ये क्या है? ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और ये क्या है? ये आपका जो एरिया है उसके परपेंडिकुलर है। ये लाइन से आपको ये समझ जाना है। तो ये कब आप देखोगे? ये जब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो वहां पर हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, मतलब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फ्लक्स निकालेंगे। तो उस केस में इंटीग्रेशन यूज होता है। जब इंटीग्रेशन यूज होगा तो हम स्मॉल एरिया कंसीडर करते हैं, और जब स्मॉल एरिया कंसीडर करेंगे तो वहां पर कुछ इस तरह से चीजें लिखी हुई होंगी। अगर मैं इसको डायग्राम से समझाऊं तो कुछ ऐसा समझ लो, मान लो आपके पास कोई स्फीयर है, तो इस केस में, इस स्फीयर के केस में आप क्या करोगे? हम क्या करेंगे? छोटू सा एरिया लेंगे भाई, लेट से ये छोटा सा एरिया ले लिया। इस छोटे से एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा वो बेसिकली डीएस एन कैप हो जाएगा। भाई डीएस तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, लेट से ये डीएस है और ये यूनिट वेक्टर हो गया। तो थोड़ा सा अलग से लिख देते हैं इसको। तो यहां पर ये एन कैप हो गया, है ना। ये छोटा सा एरिया हो गया, डीएस मैग्नीट्यूड हो गया, और एन कैप इसका वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया बेसिकली। तो इस केस में जैसे कि यहां पर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होंगी? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी। तो उस केस में हम जो है एरिया वेक्टर जो लेते हैं वो स्मॉल कंसीडर करते हैं और फिर इंटीग्रेशन यूज करते हैं। ये आएगा, इसका जो एप्लीकेशन है नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा एरिया वेक्टर के बारे में, छोटा सा टॉपिक था और मैंने जो है इसको काफी डिटेल में समझाने की कोशिश करी है कि एरिया वेक्टर क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट करेंगे, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप सीबीएसई की तैयारी कर रहे हो। दोनों ही एग्जाम के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल इस टॉपिक में से बहुत सवाल आते हैं। तो चलो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपका फिजिक्स में कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जब भी आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको इस तरह का एक मैसेज मिलता है। उस मैसेज में आपके पास दो लिंक होंगे। पहले लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे, और दूसरे लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर पहुंच जाएंगे। कृपया करके उन दोनों चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियोस आए तो वो आपको तुरंत जो है व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाए। ठीक है जी। अब चाहे आपका थ्योरी में डाउट है, चाहे किसी भी क्वेश्चन में डाउट है,
आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, अड्डा में, चड्डा में, गड्ढा में, फड्डा में, पीडब्ल्यू में, वीडब्ल्यू में, टीएमसी में, बीएमसी में, कहीं भी फिजिक्स में डाउट है, चाहे वो थ्योरी हो या क्वेश्चन हो, आपको बस ये करना है, आपको अपना डाउट इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे, क्योंकि हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। तो दोस्तों चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में।